चलो 2 मिनट में फटाफट से हम थोड़ा कल का रिवीजन कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ देखा था, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, इजंट इट। चार्ल्स लॉ देखा था, उसके अंदर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है और V इज प्रोपोर्शनल टू T। उसके बाद हमने देखा था गैल्यूसेक लॉ, जिसके अंदर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और P इज प्रोपोर्शनल टू T रहता है, इजंट इट। उसके बाद रेग्नोल्ड्स लॉ देखा था, जिसमें क्या बोल रहे थे कि भाई स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है, ओके, कोई भी प्रेशर पे या टेम्परेचर पे, लेकिन एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन देखा था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक चीज कांस्टेंट रहती है तो आप बाकी के दो जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करते रहेंगे, लेकिन हमको ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे, या फिर ऐसा सिस्टम आएगा जहां पे हमको एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है या फिर दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी होगी, चेंज होगी, इजंट इट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, तो वो जो सिस्टम होगी उसके लिए हम यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गैस। सो दिस इक्वेशन इज पर्टिकुलरली फॉर द गैसेस, ओके। ये हमने प्रूव किया था फ्रॉम द बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, ओके। आप चार्ल्स एंड गैल्यूसेक लॉ से भी प्रूव कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमने प्रूव किया था जिसमें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का यूज किया था, और वी को एक साइड किया था स्पेसिफिक वॉल्यूम को, और V is proportional to T upon P. Keep your audio muted please, हुआ था, ओके। और P जो थे हम इस साइड ले गए थे, लेफ्ट साइड, सो PV इज प्रोपोर्शनल टू T हुआ था, और उसके अंदर हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया था, सो PV इज इक्वल टू R, isn't it? Now for mkg of mass, हमने वो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसको टोटल मास डिवाइडेड बाय मास बोला था, और ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू थी वो यहाँ पे रखी थी, जिसकी वजह से V इज इक्वल टू V अपॉन m आया था। That is why we have proved the characteristic gas equation, which is PV is equal to mRT, isn't it? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जो आपने पीवी इजकल टू एम आर टी लिखला, ये ठीक है, इतना आता है, निकाल हाँ लेंगे। लेकिन जब ये हाँ कैरेक्टरिस्टिक जो है, मतलब कब उपयोग होगा, मतलब इसको कब अप्लाई करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं जहाँ आ रहा है। इसको हम तब अप्लाई करेंगे जहां जहां पे आपका गैसेस आएगा और गैसेस के रिलेटेड प्रॉपर्टीज आएगी। सपोज में हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी, दो एग्जांपल किए हमने, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक एग्जांपल किया था, याद हो तो, गैस टरबाइन का, इजंट इट। तो वो गैस टरबाइन में क्या जा रहा था, गैसेस जा रहे थे, तो वो गैस के लिए दो प्रॉपर्टी दी थी, एक प्रॉपर्टी फाइंड करनी थी, टेम्परेचर फाइंड करना था, ऐसा कुछ था, तो तब हमने ये इक्वेशन यूज किया था, याद हो तो, इजंट इट। अच्छा तो सर, ऐसा इसमें कोई, क्या कांस्टेंट रहेगा? इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर, देखो ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स के लिए है। इक्विलिब्रियम स्टेट्स मीन क्या, कि एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, एक मिनट मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। सपोज मेरा एक डायग्राम ऐसे बन रहा है, ये सपोज पीवी डायग्राम है मेरा, और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, ये स्टेट 1 है, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर किया है, ओके। और ये स्टेट 2 है, तो स्टेट 1 पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे वॉल्यूम V1 होगा, isn't it? जो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और प्रेशर जो है वो आपका P1 होगा, isn't it? वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये P1 और V1 की वैल्यू रख के, और आपको पता है कि भाई गैस का मास इतना है, और गैस का ये जो R वाला वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैस, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये दोनों चीज कांस्टेंट रहने वाली है, isn't it? तो ये दोनों वैल्यू आपके पास है, तो आप T फाइंड कर सकते हो ना, समझ में आया? यस सर, उसी यस सर। तरह उसी तरह आप स्टेट 2 के लिए कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे P1 यहाँ पे आएगा, सॉरी P1 यहाँ पे आएगा, ये P2 आएगा, ये जो है वो P2 आएगा, P2। यस। हाँ ओके। और ये जो आएगा आपका वो V2 आएगा, ये, वी वी isn't it? तो इसी तरह आप T1 और T2 मेजर कर सकते हो। समझ में आया अभी कैसे इसको आप हाँ यूज करने वाले हो? हाँ हाँ सर। हम्म। तो गैस के लिए इसलिए मतलब तो, पूछ रहा हूँ। हाँ ये गैस के लिए ही आएगा, ये गैस के गैस लिए के ही लिए। आएगा, लिक्विड ओके के लिए सर। ये नहीं आने वाला है, इसीलिए तो ओके सर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस है ना। चलो ओके सर। ओके। ओके। उसके बाद अभी देखते हैं आइडियल और परफेक्ट गैस।
आइडियल गैसेस हमने ऑलरेडी बात किया था कि कोई आइडियल पर्सन होता है, उसी तरह आइडियल गैसेस होते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है कि भाई वो बहुत ही स्टैंडर्ड सिचुएशन में, isn't it? लेकिन रियल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखा था कि भाई आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या था, गैस विच ओबेज द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, ऐसा गैस के जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT को MRT का पालन करता है, उसको ओबे करता है हर एक प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। ओके, जिसको परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। तो ये था आइडियल गैस और उसका क्लासिफिकेशन था जो जब हमने नहीं देखा था, तो वो आज देखते हैं। ठीक? आयुष परमार, आयुष परमार के लिए मैं बता रहा हूं कि इनकेस वो जो 3 लॉज है तुमको नहीं समझ में आए हो तो एक बार बुक में देखना, फिर मुझे बताना, ऐसा हो तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे। समझे? बहुत टिपिकल नहीं है, इजी है ना, और ये सब याद रखने के लिए है मोस्टली। हाँ सर। ओके ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस। उसमें पहला क्या रहेगा, परफेक्ट गैस, दूसरा है क्वासी परफेक्ट गैस एंड तीसरा है रियल गैस, isn't it? पहला परफेक्ट गैस है, मतलब कि आइडियल गैस। परफेक्ट गैस मींस टोटली आइडियल गैस, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन का पालन होगा और स्पेसिफिक हीट जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, isn't it? अभी ये CP और CV क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन वो जो है वो स्पेसिफिक हीट्स है। ओके, तो वो दोनों कांस्टेंट रहेगी। क्वासी परफेक्ट गैस में क्या रहेगा कि वो जो गैस है वो ये इक्वेशन का पालन तो करेगा, isn't it? लेकिन उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, तो उसको बोलते हैं क्वासी परफेक्ट गैस। ओके, और तीसरा रियल गैस। रियल गैस के अंदर क्या होगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन का भी पालन नहीं करेगा, ओके, और स्पेसिफिक हीट तो कांस्टेंट रहने वाली है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं रियल गैस। क्लियर? और ये जो रियल गैस होते हैं वो एक्चुअल सिचुएशन में होते हैं, ओके, लेकिन हम उसको एज्यूम करते हैं कि भाई वो परफेक्ट गैस है। क्लियर हो गया ये डिफरेंस? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर वो पीवी जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम है क्या, हाँ, वही है ना? कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन में देखा हमने, P फॉर प्रेशर, V ना फॉर ना ना वॉल्यूम, ना टोटल ना, वॉल्यूम। वो सीपी और देखा? सीवी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सी का सिंबल, सी किसके लिए है? सी फॉर स्पेसिफिक हीट है, बरोबर। और यहाँ पे सफिक्स में P लिखा है, तो ये आपको इसके बाद की थ्योरी आने वाली है जो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन ठीक है चलो अभी बता दे रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक हीट का सिंबल है C, isn't it? वो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे सफिक्स में P लिखा है, उसका मीनिंग ये है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मतलब कि ऐसा सिस्टम जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, वहां पे जो स्पेसिफिक हीट है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा टर्म है आपका CV, तो इसका क्या मीनिंग रहेगा बताओ मुझे, आप कांस्टेंट लोग बताओ। वॉल्यूम। सर कांस्टेंट हीट और ये वॉल्यूम। कांस्टेंट हीट नहीं, स्पेसिफिक हीट हाँ एसपी, हाँ एस। वॉल्यूम, सुन के आयुष, हाँ हाँ हाँ, स्पेसिफिक हीट एट स्पेसिफिक द हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम। यस हाँ सर। यस यस, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, isn't it? तो ये था क्लासिफिकेशन आपका, जिसका 3 टाइप में क्लासिफाई किया था, परफेक्ट, क्वासी परफेक्ट एंड रियल गैसेस। ओके, now I have left you one question there कि when the real gas is considered as an ideal gases। ओके, मतलब कि आइडियल गैस कब, सॉरी, रियल गैस कब आइडियल गैस बनेगी, क्योंकि आइडियल गैस तो है ही नहीं ना हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में, ओनली रियल गैस, वी आर ओनली डीलिंग विद द रियल गैसेस, तो वो आइडियल गैस कब बन सकते हैं, सेंड इट। तो यहाँ पे उसका थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या लिखा है कि प्रैक्टिकली इट हैज बीन फाउंड दैट रियल गैसेस एट वेरी लो डेंसिटी, देखो एट वेरी लो डेंसिटी क्लोजली फॉलो द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहां पे गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होगी, ओके, तब आपके जो रियल गैस है वो आइडियल गैसेस बन जाएंगे, मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, isn't it? सो सेकंड पॉइंट,
तो ये याद रखने के लिए है आपको कि लो डेंसिटी पे आपके रियल गैस जो है वो आइडियल गैसेस है, isn't it? So at the high temperature and very low pressure, देखो आपकी जो डेंसिटी कब कम होगी कि जब आपका प्रेशर कम होगा, isn't it? प्रेशर कम होता है तो डेंसिटी बहुत कम हो जाती है. So at a very low pressure condition, when the density of real gases become low, the real gases are considered as an ideal gas with negligible error, with the negligible error. Okay, मतलब कि देखो यहाँ पे ऐसा तो बोल रहे हैं वो लोग कि भाई डेंसिटी कम रहेगी तो आपका जो रियल गैस है वो आइडियल बन जाएगा, isn't it? लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट ऑफ एरर रहेगी, वो 100% आइडियल गैस नहीं बन जाएगा, isn't it? कुछ माइनर एरर रहेगी, तो वो एरर कितनी रहनी चाहिए? तो वो एरर लेस देन 1% रहनी चाहिए कि भाई अगर आपकी एरर रियल गैस के लिए लेस देन 1% है, ओके, तब तब आपका जो गैस है वो रियल गैस कहलाएगा, isn't it? So उसके कुछ नीचे मैंने एग्जांपल दिए हैं. So to the example, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गोन है, नियोन, क्रिप्टॉन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी एरर लेस देन 1% है, इसीलिए यू कैन कॉल इट एज एन आइडियल गैस. ओके, ये चीजें सिर्फ याद रखने के लिए है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, नीचे आप देखोगे मैंने एक नोट लिखा है. ये नोट जो है वो मैंने इसीलिए कुछ अलग कलर से लिखा है क्योंकि इसका जो बेस है वो आपको आएगा 4th और 5th सेमेस्टर. इसका बेस जो है वो आएगा आपको 4th और 5th सेमेस्टर. 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है थर्मल इंजीनियरिंग 1 करके, isn't it? और 5th सेम में एक सब्जेक्ट आता है आईसी इंजन, नॉट एन आईसी इंजन बट T2, मतलब कि थर्मल इंजीनियरिंग 2, ओके, जिसमें आईसी इंजन और रेफ्रिजरेशन सब आएगा. तो यहाँ पे नोट क्या है पहले वो बात करते हैं और वो कैसे रिलेटेड है आपके 4th और 5th सेमेस्टर से उसके बारे में, isn't it? तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टीम. स्टीम विच इज यूटिलाइज्ड एज अ वर्किंग मीडियम इन a steam power plant and refrigeration units कैन नॉट बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस. देखो यहाँ पे मैंने आइडियल गैस के एग्जांपल ले लिए ऑलरेडी, जिसमें नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन, ये सब आ गए, isn't it? लेकिन मैं स्टीम की बात कर रहा हूँ. अभी स्टीम क्या होता है? स्टीम होता है मोस्टली लिक्विड प्लस वेपर पोर्शन, ओके, या फिर वो स्टीम बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हमने दे दिया तो वो सिर्फ वेपर पोर्शन हो जाएगा, और वेपर पोर्शन मीन्स गैस पोर्शन. मतलब कौन सा पोर्शन? गैस पोर्शन, isn't it? तो वो स्टीम जो है वो गैस एज अ गैस बिहेव करेगा. लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो लोग कि वो जो है आपका वेपर वो एज अ गैस आइडियल गैस बिहेव नहीं करेगा कि जब वो स्टीम पावर प्लांट में घूम रहा होगा. स्टीम पावर प्लांट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा, मैंने बताया था कि भाई बॉयलर होता है, उसके अंदर पानी गर्म होता है, स्टीम डेवलप होती है, isn't it? वो स्टीम जो है वो कहाँ जाती है? वो जाती है टरबाइन में. ओके, अब मैंने समझाया था ना ये. तो ये जो टरबाइन में जाएगी उसके बाद क्या होगा कि वो स्टीम बाद में कंडेंसर में जाएगी, वो फिर से पानी बन जाएगी और वो फिर पंप के थ्रू होके फिर से बॉयलर में जाएगी, वहां पे गर्म होगी, स्टीम बनेगी, फिर से जाएगी. ओके, तो ऐसा प्रोसीजर चलता रहेगा. तो वो क्या होता है उसमें कि स्टीम जो है वो आइडियल गैस बिहेव नहीं करती, ऐसा लिखा है. तो उसके लिए जब आप 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे तो उसके लिए एक अलग से टेबल आएगा, ओके, जिसको बोलते हैं स्टीम टेबल. क्या बोलते हैं? स्टीम टेबल. स्टीम टेबल, ओके, क्लियर? और ये स्टीम टेबल के लिए आपको मतलब एक चीज पता होगी, जनरली बता रहा हूँ कि स्टीम टेबल में एक ऐसा पोर्शन है जो आपको पता होगा अभी से, और वो पोर्शन ये है कि आपका पानी जो है वो कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होता है, किसी को पता है? एटमोस्फेरिक कंडीशन में. क्या सर, पूरा बॉयल? हाँ, पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है, चलो ऐसा भी बोल सकते
या फिर पानी बॉयल सर हो कौन से टेम्परेचर पे होगा? मेरे हिसाब से मैंने बताया था ये कौन से टेम्परेचर पे पानी 100 100 वेरी नाइस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पानी बॉयल होता है isn't it? और वो कौन से प्रेशर पे होता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1.01325 बार isn't it? तो आपको दिया होगा टेबल में प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक है और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका स्टीम टेम्परेचर दिया होगा। ओके जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा नियरली। देखो एग्जैक्टली 100 नहीं होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं होता है isn't it? वो अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया होगा वो प्रेशर पे, उसके बाद आपको उसकी एंथैल्पी दी होगी, उसके बाद आपको उसकी एंट्रोपी दी होगी isn't it? तो ये एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे आपको वो स्टीम की सब प्रॉपर्टीज दी होगी लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी which is called as steam table. isn't it? आपको समझ में आया ना? तो ये आइडियल और वो जो प्रूव हुआ वो प्रैक्टिकल सिचुएशन से वो लोगों ने प्रूव किया है। That is why they have said here that the steam is not going to follow the characteristic gas equation and therefore it is not an ideal gas. Okay, steam. I hope कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा आया है तो भी बहुत है ना? यस सर आया है। ओके गुड। ओके तो यहाँ पे मैंने लिखा है सो इट्स प्रॉपर्टी एट डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स कैन बी अचीव फ्रॉम द एलिवेटेड टेबल्स। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, मतलब उसकी प्रॉपर्टी टेबल से मिलेगी और वो टेबल जो बनाया गया है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में बनाया गया है isn't it? एंड नॉट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, जबकि वो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन से नहीं बना है isn't it? तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट है वो लोग कैसे करते हैं कि पानी गर्म करते हैं और गर्म करते हैं जैसे जैसे बॉइलिंग स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो टेम्परेचर को वो लोग बॉइलिंग स्टार्ट होता है तो वो टेम्परेचर को वो लोग नियरली 100 डिग्री बताते हैं isn't it? ये प्रैक्टिकल्स खुद मैंने किए हैं, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। मुझे अभी मिलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैं वीडियो बताऊं तो? कोई प्रॉब्लम हेलो, नहीं। ना सर कोई प्रॉब्लम નથી दिखवा मैंने खुद મળશે से सर। एक्सपेरिमेंट मैंने ये खुद से एक्सपेरिमेंट किया है ये सब मैं मेरे प्रोजेक्ट के दौरान ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा वो कहाँ पे है। ठीक है मैं ऐसा हो तो नेक्स्ट लेक्चर में ढूंढ के बताता हूँ आपको, कहीं कहीं पे होना चाहिए था उसको। ठीक है मैं आपको वो 11th वाला लेक्चर है ना 11th बजे वाला उसमें ढूंढ के मैं आपको बताता हूँ, है ना? चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो उसी तरह यहाँ पे लिखा है रेफ्रिजरेशन यूनिट के लिए भी। ये स्टीम पावर प्लांट और रेफ्रिजरेशन यूनिट जो है वो अलग अलग चीज। स्टीम पावर प्लांट स्टीम मतलब पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं वो जिसके बारे में मैंने बताया बॉयलर वाला होता है। और रेफ्रिजरेशन यूनिट मीन्स कि आपका फ्रीज का स्ट्रक्चर है या फिर एयर कंडीशनिंग का है, उसमें कैसे साइकिल ऑपरेट होती है, उसमें डिफरेंट रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं R134A करके और ऐसे सब, तो उसके लिए भी अलग से टेबल रखा है। तो वो आइडियल गैस हम नहीं मानते। तो ये रेफ्रिजरेशन वाला आएगा आपको 5th सेमेस्टर में। कौन से? 5th सेमेस्टर। और ये जो स्टीम पावर प्लांट वाला जो है
जो मैं जिसके बारे में मैंने बताया स्टीम टेबल के बारे में, वो आएगा आपको फोर्थ सेमेस्टर में TE1 में आएगा और फिफ्थ सेमेस्टर में TE2 में आएगा, isn't it? चलो, तो लो डेंसिटी होती है, बहुत ही लो डेंसिटी एट लो प्रेशर, तब हम आइडियल गैस जो है, सॉरी रियल गैस जो है उसको हम आइडियल गैस बोल सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट जो है वो हमने ऑलरेडी कल बात किया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको जो PV इज इक्वल टू RT है, उसमें जो आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो है जिसको हम R बोलते हैं, उसका यूनिट फाइंड करना है। ओके, तो ये यूनिट जो है आपको मुझे बताना है आपने क्या फाइंड किया, उसके हिसाब से मैं लिख लेता हूँ। बताओ आपको कितना मिला वो यूनिट ऑफ R। देखो मैंने उस PV इज इक्वल टू RT जो है और उसको ऑलरेडी मैंने R के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो प्रेशर का यूनिट क्या आएगा बताओ। चलो, प्रेशर का यूनिट क्या आएगा, हम ऐसा यूनिट के टर्म में बात करें। सर न्यूटन नहीं चलता भाई, ये नहीं चलता, इंस्टेंट सर आंसर आना चाहिए। यू आर थर्ड सेमेस्टर। बोलो बोलो आयुष। हाँ आयुष बोलो, आवाज नहीं आ रही है कि बोल नहीं रहे? प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसके यूनिट के साथ। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा? मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर वेरी केजी। नाइस, वेरी नाइस, मीटर क्यूब पर केजी। ओके, उसके बाद ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में P और V, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके डिवाइडेड बाय क्या आएगा? टेम्परेचर का SI यूनिट। टेम्परेचर का SI यूनिट कौन बताएगा, बताओ। सर पास्कल कल ही मैंने बताया था। क्या क्या? टेम्परेचर का क्या? पास्कल फिर पास, क्या बात कर रहे हो यार? पास्कल जो है वो, उसको पास्कल जो है वो प्रेशर का ऐसा यूनिट है, वो केल्विन, न्यूटन के मीटर स्क्वायर को पास्कल केल्विन बोलता है। केल्विन, केल्विन सर केल्विन। केल्विन हाँ, केल्विन होता है। नाइस। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मीटर स्क्वायर नीचे है, ओके, और ये मीटर क्यूब ऊपर है, तो ऊपर रह जाएगा, अभी क्या रह जाएगा? न्यूटन तो है ही, न्यूटन तो रहने ही वाला है, इंटू मल्टीप्लिकेशन मीटर रह जाएगा, मीटर डिवाइडेड रह बाय जाएगा। केजी। ओके, हाँ, हाँ 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 बरोबर। और उसके डिवीजन में आपका केजी भी है, देखो आपका केजी है, वो डिवीजन में है, तो यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर पर केजी रह जाएगा, और वॉल डिवाइडेड बाय केल्विन है। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वॉल डिवाइडेड बाय केल्विन। ओके, और ये केजी जो है वो नीचे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? जूल पर केजी इंटू केल्विन। ओके, जूल पर केजी इंटू केल्विन। तो ये जो है वो आपका SI यूनिट है फॉर दी आर, isn't it? लेकिन देखो एक चीज यहाँ पे नोट करने जैसी है, ये आर की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको जो भी वैल्यू दी होगी, इवन स्टीम टेबल में या कहीं पे भी, स्टीम टेबल में तो नहीं होगी ये वैल्यू, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू दी होगी वो मोस्टली किलो जूल पर केजी केल्विन के टर्म में दी होगी, isn't it? सो डरने की बात नहीं है, दोनों ऐसा यूनिट ही है। ओके, चलो, तो वो हम लिख लेते हैं कि भाई उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है किलो जूल या फिर जूल पर केजी केल्विन। पटेल आयुष અને શુભમ પોદાર ને સમજાયું? બહુ સરસ, બહુ સરસ, ચલો ભાઈ હવે તમારા આન્સર આવવા જોઈએ, તમે મોટા થયા ભાઈ, તમે લોકો તો ખાલી સાંભળ્યા કરો છો ને આ યુનિટ વાળું તમને હજુ નથી આવડતું, શું થશે તમારા લોકોનું? ચલો,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और थ्योरी आती है यहाँ पे जिसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, ये थ्योरी क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आर की जो वैल्यू होगी वो कभी कभी किसी किसी गैसेस के लिए अलग अलग होगी। आप यहाँ पे देखोगे, देखो एक टेबल बताया है मैंने जिसमें आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, जिसमें एयर जो है, पहला एयर है। ओके, तो वो एयर के लिए जो वैल्यू है वो 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन है। किसकी? आर की वैल्यू देखो, यहाँ पे आर दिखाया गया है। ठीक, तो वो इतनी है 0.287। ऑक्सीजन के लिए वो वैल्यू 0.25 है, नाइट्रोजन के लिए 0.29 जा रही है, हाइड्रोजन के लिए 0.41 जा रही है, isn't it? So we can find some variation in the value of R, characteristic equation of gas. So here what we are doing is that कि हम उसमें मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करते हैं आर की वैल्यू में, तो आपको एक ऐसा कांस्टेंट मिलेगा जिसकी वैल्यू हर एक गैसेस के लिए कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हो? हर एक गैसेस के लिए। तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसका जो सिंबल है वो है आर यू, isn't it? और देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो सब जगह पे उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन मल्टीप्लाई बाय मोल डिनोमिनेटर पे, isn't it? तो अभी हम उसका डेफिनेशन देखते हैं, और ये मॉलिक्यूलर मास क्या है वो भी हम समझते हैं, isn't it? धीरे धीरे करके, धीरे धीरे आपको जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे बताना। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आप ध्यान से देखोगे तो उसका सिंबल मैंने यहाँ पे दिखाया है। आर क्या था? आर वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट था, isn't it? यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल का मीनिंग ये होता है कि हर जगह पे वो यूनिक, मतलब सेम, यूनिवर्सल सब जगह पे सेम। सो डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, जिसको सिंबल क्या कहा गया है? m। so product of molecular mass of the given gas and its characteristic gas constant, k r, okay, is known as universal gas constant। मतलब કે મોલેક્યુલર માસ અને કેરેક્ટરિસ્ટિક ગેસ કોન્સ્ટન્ટ નો જે ગુણાકાર છે, બરોબર, કોઈ પણ ગેસ માટે અથવા કોઈ પર્ટિક્યુલર ગેસ માટે, એને કહેવાય યુનિવર્સલ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ। તો એના પરથી હું ઇક્વેશન બનાવી શકું આવું, યુનિવર્સલ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ is equal to R multiply by M। here પ્રોડક્ટ છે તો બંનેની પ્રોડક્ટ થઈ ગઈ ને, મલ્ટીપ્લિકેશન કર્યું ને આપણે। ઠીક, ચલો, R છે કેરેક્ટરિસ્ટિક ગેસ કોન્સ્ટન્ટ, M છે મોલર માસ જેનો યુનિટ છે કેજી પર કેજી મોલ। સમજે? આ પણ હું તમને સમજાવું છું, ત્યારે વેઇટ કરજો, બરોબર? અને RU જે છે એ યુનિવર્સલ ગેસ ક્લિયર? ચલો આગળ વધુ। ખાસ શું છે અહીંયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એ ડેફિનેશન યુનિવર્સલ ગેસ કોન્સ્ટન્ટની અને સર એનું ઇક્વેશન। હા બોલો। સર ડેફિનેશન સમજાજો ને એકવાર। ડેફિનેશનમાં એવું કહે છે, મેઇન વર્ડ ચૂઝ કરીએ આપણે। મેઇન વર્ડ છે મોલેક્યુલર માસ, એટલે કે સિમ્બોલ m, અને બીજો વર્ડ જે છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક ગેસ કોન્સ્ટન્ટ, બરોબર, એને કહેવાય r। તો એ બેની જે પ્રોડક્ટ છે, मतलब प्रोडक्ट मीन्स के ये बेनो मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मीन्स ये बेनो गुणाकार, के मतलब कि m गुणिया r એને કહેવાય યુનિવર્સલ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ RU। मतलब તારે કોઈ બી ગેસનો યુનિવર્સલ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એનું જે કેરેક્ટરિસ્ટિક ગેસ કોન્સ્ટન્ટ છે એને એ ગેસના મોલેક્યુલર માસ સાથે ગુણાકાર કરવો પડે। તો મોલેક્યુલર માસ એટલે શું હું તમને કહું। ધારો કે અહીંયા છે તમારું કાર્બન, બરોબર, તો કાર્બન જે છે એનું મોલેક્યુલર માસ કેટલું તમને ખબર છે? કાર્બનનો એટોમિક નંબર 6 હોય તો એનું મોલેક્યુલર માસ જે છે એ 12 થશે, નિયરલી અબાઉટ 12 થશે, બરોબર। ઓક્સિજન છે ધારો કે, ઓક્સિજનનો એટોમિક નંબર 12 હોય, સોરી 8 હોય, 8 હોય, તો એનું જે મોલેક્યુલર માસ જે છે એ નિયરલી અબાઉટ 16 થશે। ઓકે, તો આ થયો એનું મોલેક્યુલર માસ ઓર મોલેક્યુલર વેટ, ઓક્સિજનનું, કાર્બનનું, એવી રીતના દરેક ગેસીસના મોલેક્યુલર માસ જે છે એ અલગ અલગ હોય। ક્લિયર? થોડું થોડું સમજાયું ને?
Clear or not? I'm waiting for a 5 seconds or 10 seconds. हाँ सर, समझा गया। क्लियर। सर ये मॉलिक्यूलर मास जितना क्रमांक होगा, जैसे कार्बन लिया आपने, ऑक्सीजन लिया, तो उसमें 2 से इंटू हो रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है क्या लग रहा है? मॉलिक्यूलर मास। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये देखो, ऐसा नोटिस करना बहुत जरूरी है। हाँ ये बहुत जरूरी है, दिमाग चलाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छे से नोटिस करोगे तो 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 2 यस 16, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यस तो सर, सब गैसेस में मोस्टली 2 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन कुछ ऐसे गैसेस भी है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद +1 या +2 हो जाता है। हाँ सर, इसका मैं टेबल नाइट्रोजन सर पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता रहेगा। 10th में आया था। हम्म। तो ये गैसेस है कुछ। ठीक, आपको पहला एयर के बारे में बताऊं तो उसका आर जो है वो 0.287 है, और एयर का मॉलिक्यूलर मास होता है 29। बरोबर, अभी आप 29 मल्टीप्लाई बाई 0.287 करो कैलसी में या फिर मोबाइल में, इसका आंसर आएगा 8.314। एक बार करके देखो, कोई भी एक का करके देखो। 5 जन है ना, तो एक एक कर लो, पता चल जाएगा। सबका आंसर आएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 8.314। इज दैट इट? मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कर लो एक एक करके, कोई भी एक कर लो अपने हिसाब से। सर मैं H2 का किया। हेलो, हाँ तो सर 0.831398 आ रहा है। 0 पॉइंट, एक मिनट, 0.831398 0.831393 है, मतलब 4 कर लेते हैं, चलो 4 कर लेते हाँ, हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। 8.314 आना चाहिए। एक मिनट, क्योंकि दोनों किलो जूल में है। 4124 0.24 4124 0.016 2 into 0। 0.83 ही आ रहा है, हाँ 0.83। हाँ, उतना ही आ रहा है सर। एयर का करो 29 मल्टीप्लाई बाई, ओके, एयर का आ रहा है। ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, किसी ने किया? ऑक्सीजन का भी आ रहा होगा। आवे छे ना? एयर का आ गया है, एयर का आ गया। ओके ओके। ऑक्सीजन का है किसी का? ऑक्सीजन का तो मेरा आ गया, वो तो मेरा आ गया। आपका आ गया सर? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी मेरा आ गया। नाइट्रोजन का हाइ हाइड्रोजन में सर नहीं आ रहा है, 0.8 आ रहा है सर। एक मिनट, डब्बा वो उसका मॉलिक्यूलर मास ऐसा है ना, वो मैं वेरीफाई करके बताता हूँ। चलो हाइड, उसको भी रहने दो, बाकी ये 3 का आ रहा है। समझे? चलो, तो मतलब ऐसे करके आप उसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। समझे? चलो, सर लेक्चर खत्म होने से पहले ना 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा। 832। ठीक है, तो अभी अभी हम स्टॉप करते हैं। एवोगैड्रोस लॉ नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, isn't it? अच्छा चलो हाँ तो चलो। सर, सर हाँ बोलो। मैं अलग टॉपिक है तो ही पूछ रहा हूँ, ठीक है हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर। विटामिन ए का मतलब केमिकल नाम क्या होता है सर? विटामिन ए का हाँ मुझे नहीं पता है सर, देखना पड़ेगा। सर, ऐसे मतलब विटामिन ए बी सी का मेरे से पूछा था। किसने पूछा? एक है अंकल, उसी ने पूछा था। अच्छा। तो बोला ठीक है, वो बता दिया मतलब। और वो सर दूध में कौन सा मतलब प्रोटीन नहीं मिलता है?
अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन और वो सब होता है हाँ, वो सब? विटामिन नहीं सी नहीं मिलता मिलता है। है, सी नहीं मिलता है नहीं दूध में। हाँ सी, हाँ सर, मैं भी सी बोला था तो बोला हाँ ठीक है सी। सर विटामिन सी, डी भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, डी भी नहीं हो सकता। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन सी तो नहीं होता है, डी का भी शायद नहीं होता है। रिजल्ट पर सच मान लो। हेलो हाँ बोलो बोलो સર बोलो। આ हाँ હાઇડ્રોજન નું છે ને માસ ખોટું છે સર, એનું છે 1.0078। નહીં નહીં, એકચ્યુઅલી જુઓ, તમને એક વાત કહેવાની ભૂલી ગયો, અહીંયા ઓક્સિજન છે ને, ઓક્સિજનનું માસ મેં 32 લખ્યું છે. કેમ એવું કર્યું? કારણ કે ઓક્સિજનનું 16 થાય, બરોબર? હા અહીંયા તમને શું આપ્યું છે? O2 આપ્યું છે. O2 આપ્યું છે. હા O2 એટલે શું? O પ્લસ O. O O પ્લસ plus O. હા ઓકે, એટલા માટે આનું 16, O નું 16 અને આ O નું 16, એટલે ટોટલ કેટલું થાય? 32 થાય. हाँ तो सर ये तो कॉमन सेंस है, ये तो खबर पड़ी रही है સર टूटा। હા આયુષ, હા આયુષ. હવે H2 ની વાત કરું તો એમાં H2 માં બી એવી રીતના આવે, બરોબર? હા તો બી કંઈક હશે, ગડબડ હશે. हो सकता है। तो तारे क्या आंसर आएगा? તારો કેમનો આવી ગયો મને એ જ ખબર નથી પડતી. તારું કેલ્સી ખોટું લાગે. अला कैसे को नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम है? मारा આવી ગયો છે વેલ્યુ સાથે આન્સર નહીં આવે. કેવી રીતના આવે તું જ મને કે, આ વેલ્યુ સાથે તો ના આવે. એ बैली સાથે नहीं आएगा सर। 3135 જેટલા આવે છે। पहला भी नहीं आया था, देख નહીં આવે. 0.287 into नहीं आ रहा है सर, आपने भी ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया। હા હા હા, पहला भी नहीं आ रहा है सर, पहला नहीं आ रहा। 8.323 आ रहा આ है। रहा है पहला दूसरा और अरे तीसरा यार, तो आ रहे हैं। पहला दूसरा तीसरा आ रहा है। सर आ रहा है मतलब 8.323 आ रहा है। क्या बात। उसका प्रॉब्लम नहीं है। 8.31 भी आ जाए, 8.3 भी आ जाए तो बहुत है। वो थोड़ा हाँ रहता है सर, इधर उधर। 8 पॉइंट के उधर से ज्यादा वो नहीं रहता। विटामिन ए को ना रेटिनॉल बोलते हैं। यहाँ पे मैं यस, सर्च कर रहा हूँ। वो मिल्क के फैट में, दूध का जो फैट होता है ना, चर्बी, उसके अंदर विटामिन ए रहता है। मतलब दूध के अंदर विटामिन ए तो रहता है ना? हाँ सी नहीं रहता है सर। सी नहीं होगा, हाँ सी नहीं होगा। पी का मुझे विटामिन, थोड़ा कंफ्यूजन। विटामिन के। मुझे सर इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। सर ऑक्सीजन का आ गया। इसका आ ऑक्सीजन का गया? पहले है। हाँ, आ गया। ऑक्सीजन का। तो अभी तुम्हारा अभी आया। सर मेरा कैल्सी खराब है सर, तो गुणा करता हूँ तो सर एक ही वर्ड बताता है, 868। इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। विटामिन B1, B2, विटामिन के बोल रहे हो तुम, और उसके भी बहुत सारे, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग। उसके ऊपर से उसके भी अलग अलग, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स रहते हैं। ओके, उसके डिवीजन पड़ते हैं। विटामिन बी में भी B1, B2, B3, B4, B5, B6 आता है। ओके, B12 आता है जो ब्लड के लिए होता है ना? मैंने B12 सुना है किसी, मतलब जब आप जनरली मेडिकल फील्ड में थोड़ा फाउंड करोगे तो आपको पता चलेगा B12 होता है, वो ब्लड काउंट के लिए होता है ना? हाँ सर, आता विटामिन तो बहुत। विटामिन ई भी आता है, एक विटामिन ई भी या आता है। तो टोकोफेराल बोलते हैं सर। वो तो विटामिन ई को, हाँ सर, उसका केमिकल नाम है। टोकोफेरॉल, हाँ हाँ हाँ, बरोबर बरोबर। मैं यहाँ पे नेट पे खोल के ही बैठा हूँ। इसमें लिखा है तो बहुत अच्छे से लिखा है। चलो, तुम्हारे आप लोगों के बहाने मुझे भी फिर से थोड़ा नॉलेज जो है वो रिगेन हो, है ना? ये हाँ सब कैसी सर। चीजें हम धीरे धीरे भूल जाते हैं, टच में नहीं रहते तो। हाँ यहाँ सर, पे ये ना बहुत मुझे अच्छे पूरा याद था सर। ये पता है, से- ये यार, ये है ना ऑक्सीजन, पूरा शुरू से लेकर मुझे याद था। अब पता